Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So let's begin. हमारा जो कोर्स है जिसके लिए हम यहाँ आज बैठे हैं उसका नाम है FFA। क्या नाम है उसका? FFA, फाउंडेशंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका पुराना नाम है F3। पुराना नाम क्या है? F3। ठीक है, तो हमारे पास हम जो कोर्स करने लगे हैं वो FFA F3 इसका पुराना नाम है। इसका फुल नेम है फाउंडेशंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट? It must be for making financial strong of financial accounting जो भी है उसकी हमारी बेसिक या फाउंडेशन जो होती है उसके लिए ये बनाया गया होगा कि उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकें। ऑल राइट, कैन यू टेल मी व्हाट डज अकाउंटिंग मीन? अकाउंटिंग का मतलब क्या है? क्योंकि हम सब यहाँ पर ACCA बनने के लिए बैठे हैं, तो ACCA या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो अहम तरीन या प्राइमरी रोल होता है वो अकाउंटिंग का होता है। तो हमें एज एन अकाउंटेंट ये तो पता ही होना चाहिए कि अकाउंटिंग आखिर कहते किसे। सो प्लीज कैन यू एक्सप्लेन? It is an art of recording, classifying, summarizing, and reporting financial information of the organization. Very good. 100 out of 100. Now that is a bookish definition. Yes. Okay? Which is right, of course, which is not wrong. Yet I would like to understand that what is your understanding of accounting? हमें मालूम है कि डॉक्टर क्या करते हैं। डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्टूडेंट एंड ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। MBBS करना होगा उसके लिए, और उसको ये बात मालूम है कि MBBS के बाद वो डॉक्टर बनेगा। लेकिन अभी वो फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 8 में, और अभी उसने डिसाइड नहीं किया कि उसको डॉक्टर बनना। तो आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे कि भाई आपने डॉक्टर करता क्या है, होता कौन है? अगर डॉक्टर की प्रोफेशन एक ऑप्शन है तो उस प्रोफेशन में एक डॉक्टर बनने के बाद काम क्या करना होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर आप डॉक्टर का बताएं। अच्छा डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। किस चीज की ट्रीटमेंट करते सिकनेस जो बीमार होते हैं पेशेंट्स होते हैं उनकी हैं? कौन होते हैं जो बीमार होते हैं? पेशेंट्स। पेशेंट्स कौन हैं? हम इंसान। सो ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। अब डॉक्टर में जरूरी नहीं सिर्फ ह्यूमन डिजीजेस के ही डॉक्टर बने, आप एनिमल डॉक्टर भी बन सकते हैं। यस और नो? यस। सो ट्रीटमेंट जो असल चीज है, जो डॉक्टर का असल काम है, वो ट्रीटमेंट करना है। फिर वो डिजीज चाहे इंसान की हो या जानवर की हो, डिजीजेस को डायग्नोस करके फिर उसकी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना, ये उसका काम। इसी तरह जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्ड कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट डज ही डू? क्योंकि आपकी जो ग्रेड 8 का बच्चा है, हमें से दूसरा ऑप्शन भी तो देना है। तो हमने इसको दूसरा ऑप्शन दिया कि तुम ACCA कर लो। ACCA करके मैं क्या बनूंगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है, वो क्या करता है? वो अकाउंटिंग करता है। क्या होती है अकाउंटिंग, क्या करना होता है उसमें, समझाएं। अल्टीमेटली बिजनेस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। उस पोजीशन को जानने के लिए वो स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं। स्टेटमेंट बनाना कैसे है, उसको मेंटेन कैसे रखना है, आपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना कैसे है, उसके लिए सबसे पहले आपको रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। मैम, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? मुझे तो कुछ नहीं पता। फाइनेंशियल पोजीशन, इस वक्त आपकी पोजीशन कैसी है, आर यू इन गुड स्टेट, आर यू इन बैड स्टेट। ओके, थैंक यू सो मच अनम। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट एक स्टूडेंट लेवल पे आने के लिए आपको और आसान लैंग्वेज में बात करनी हो। वी नीड टू एक्सप्लेन दिस ग्रेड 8 स्टूडेंट इन अ मोर इजियर वे। अब जैसे हमने जब ये वाली बात की कि ट्रीटमेंट, हो सकता है बच्चा बोले ट्रीटमेंट क्या होता है,
तो आप बोलोगे कि बेटे जब तुम्हें बुखार होता है तो किसके पास जाते हो? मम्मा आपको किसके पास लेकर जाती हैं? डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? आपके बुखार की दवा देता है। ये इसी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो आपने और आसान करके समझा दिया बच्चे को कि ये होता है ट्रीटमेंट। तुमको जब बुखार चढ़ता है, पेट में दर्द होती है, कान में दर्द होती है, तुम कहाँ भागते हो? मम्मा कहाँ लेकर जाते? डॉक्टर के पास। पर डॉक्टर क्या करके देता है? आपको चेक करता है, फिर आपको दवा लिख के देते हैं। तो ये होता है डॉक्टर। और फिर आप ठीक हो जाते हो, आपका पेट का दर्द गायब हो जाता है, आप बेटर फील करने लगते हो। दैट इज ट्रीट। ठीक हो गई। अब आइए आपको इसी तरह इतना ही आसान करके इस बच्चे को समझाना है कि भाई अकाउंटिंग किसे कहते हैं और चार्टर्ड अकाउंटिंग करता है। इसके रिजेम्बलेंस जो एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि हम बचपन से कभी फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं, कभी सेकंड होता है, कभी कोई टेंथ आता है, कोई ट्वेल्थ आता है। कैसे पता चलता है? आपकी रिपोर्ट के जरिए। तो आपकी रिपोर्ट आपकी क्या चीज बताती है? आपकी परफॉर्मेंस बताती है, कैसे आप परफॉर्म कर और यू डूइंग, आपने कैसा पढ़ा, इंग्लिश में कितने स्कोर करे, मैथ्स में कितने स्कोर करे। ये किससे पता चलता है? आपकी जो रिजल्ट आता है, जो रिपोर्ट कार्ड आती है, उससे। अब रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट का प्रोग्रेस क्या है, तरीका क्या है कि आपने पहले एग्जाम दिए होंगे, उसके बाद हर बच्चे के लिए, जैसे शायान है, इरफान है, अनाबिया है, अरहम है, सबके पास जिन जिन लोगों ने मैथ्स का पेपर दिया, किसी के 50 आए, किसी के 40 आए, किसी के 35 आए, सबको टीचर एक जगह लिख लेती हैं। ये हो गया मैथ्स की बात। इसी तरह साइंस के लिख लेती हैं, इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिख लेती हैं। तो वो क्या है, उन्होंने एक रिकॉर्ड कर दिया। वेरी उसके बाद फिर किसने कितनी ज्यादा मार्किंग करी है, कितने ज्यादा स्कोर करा है, वो उसकी प्रोग्रेस में आ जाता है। जिसकी जितनी कम है, हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन है, एंड थर्ड कौन, और फिर उससे बिलो में। तो सही। ये क्या है, आपकी पोजीशन बता रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को जाहिर कर रहा है। तो बेटा बिजनेस भी इसी तरह पोजीशन को जाहिर करता है, परफॉर्मेंस बताता है, लेकिन उसका तरीका क्या क्या है बताने का? उसके पास रिपोर्ट करने का तरीका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गुड एग्जाम्पल। गुड एग्जाम्पल, थैंक यू अनम। बिल्कुल ऐसे आप समझा सकते हैं। और फर्दर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है। तो अकाउंटिंग किसे कहते हैं आइए समझते हैं। देखो, जब भी हमें कोई बड़ा फलसफा समझना होता है ना जिंदगी में, बड़ा फलसफा, किसी समुंदर के बारे में जानना है, तो साइंसदान जो है पूरा का पूरा समुंदर लेकर लेबोरेटरी में नहीं आता। क्या लेकर आते हैं? अ सैंपल, ग्लास ऑफ वाटर। और फिर वो पूरा का पूरा ग्लास ऑफ वाटर में से भी वन ड्रॉप ऑफ वाटर ही इज गोइंग टू चेक अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये है वो ये साइंसदान की बड़ी चीज को अगर उसे समझना है तो वो उसके किसको समझता है? वन यूनिट को। इसको समझता है, वन यूनिट को। इसी तरह मुझे और आपको, चूंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, हमें पहले समझना होगा कि आखिर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कहाँ करता है। किसी भी इदारे में, किसी भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी होती है, ऑर्गेनाइजेशन को समझना जरा मुश्किल है। तो आइए पहले उसके वन यूनिट को समझते हैं। और वन यूनिट क्या है उसका? आपका घर। इट्स योर होम। योर होम इज द यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर अपने घर को समझ लेंगे तो आपको पूरा इदारे की कहानी समझ आ जाएगी। और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल क्या है, काम क्या है। तो अब जो आपका ये घर है, पहले ये बताएं मुझे कि आपके घर में सरबराह कौन है? या यूजुअली घरों में सरबराह कौन होते हैं? यस, इट्स द फादर। इट्स द फादर। फादर आपके घर को लीड कर। मुझे बताएं कि फादर का प्राइमरी रोल क्या होता है किसी भी घर में? फाइनेंस। सबसे पहला, प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस। प्रोविजन ऑफ
फाइनेंस। आपके फादर की सबसे पहली फिक्रमंदी यही होती है कि मैं घर का जरियाए आमदनी कैसे करूं, किस तरह करूं, क्या करूं कि मैं कमा के लाऊं, किस किस जगह जॉब करूं, क्या बिजनेस करूं, क्या रेंट पे दूं, क्या करूं ऐसा कि घर के लिए आमदनी जमा हो, इनकम जमा हो। फिर उसके बाद और क्या फिक्रमंदियां होती हैं यूजुअली फादर्स की। जितनी एक्सपेंसेस है उनको पे करना। जितने बड़े एक्सपेंसेस हैं, बड़े खर्चे, घर लेना है, दुकान डालनी है, गाड़ी लेनी है, कोई बड़ी चीज लेनी है, वॉशिंग मशीन लेनी है, कोई बहन के लिए सोना लेना है, तो समथिंग बिग, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी होगा घर का, वो अब्बा की जिम्मेदारी होगी। अब्बा उसके लिए फिक्रमंद होंगे कि यार गाड़ी लेनी है। अब गाड़ी का डिसीजन जो होगा, कौन सी गाड़ी लेंगे, कब लेंगे, किस्तों पे लेंगे, लोन पे लेंगे, लीज पे लेंगे, ये सारा डिसीजन कौन ले रहा है? फादर। और व्हाट नेक्स्ट? क्या फादर की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है कि जितने भी लीगल मामलात हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह पे करना, या कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसको देखना, या जमीन के कागजात आखिर किसके नाम पे हैं, बड़े बेटे के नाम पे करना है, छोटे बेटे के नाम पे करना है, तो वो कैसे करेंगे, बेगम के नाम पे घर करना है तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारे जितने भी लीगल मामलात हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स, जिसमें अल्लाह भला करे आपका टैक्स आ गया, आपका ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई अगर कोर्ट केस चल रहा है, तो जितने भी लीगल मामलात हैं उसकी फिक्रमंदी किसको होगी? अब्बा हजान को होगी। ठीक है। अब आइए, इसके अलावा कोई और चीज लग रही है या ये मोटी मोटी हमने सब कवर अप कर ली? ठीक है, हमने मोस्टली कवर अप कर ली। अब आइए जरा मुझे बताएं कि घर के अंदर का जो निजाम, उसका कौन देख रेख करता है? मदर। अब मुझे मदर के रोल्स जरा बताएं, मदर की फिक्रमंदियां क्या होती हैं? सबसे पहले तो वो तमाम काम को मैनेज कर रही होती हैं, जस्ट लाइक आपकी वॉशिंग है या फिर घर के खाना पकाना है। सो रूटीन वर्क, जो रूटीन वर्क चाहिए घर को चलाने के लिए, रिक्वायर्ड टू रन द हाउस, उसमें अल्लाह भला करे आपकी ग्रोसरी हो गई, आपकी कुकिंग हो गई, ठीक है, घर वालों की नीड्स के मुताबिक उनके कपड़ों, क्लोथ्स, घर की सफाई हो गई, मेंटेनेंस हो गई, ठीक है, ये सब का ख्याल कौन कर रहा है? मदर। ये रूटीन वर्क, ये डे टू डे रनिंग ऑफ द हाउस है। अगर ये काम ना किया जाए तो क्या घर चल सकता है? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मदर जो ये सारे काम कर रही है उसके लिए उनको क्या चाहिए? उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना। पैसा चाहिए ना, बजट चाहिए ना घर चलाने के लिए। ग्रोसरी ऐसे ही तो नहीं आ जाएगी, फिर कुकिंग ऐसी ही तो नहीं हो जाएगी। सामान चाहिए, साजो सामान चाहिए, और वो साजो सामान कैसे आएगा? पैसों से। तो उनको पैसे कौन दे रहा है? फादर। तो फादर क्या दे रहे हैं मदर को? बजट, कि इस बजट में रह के पूरा महीना घर चलाना है तुमने। अब ये मदर के ऊपर है, मदर की समझदारी है कि वो उसी बजट में पूरा महीना कैसे घर को चलाती है। तो बजट जैसे ही हाथ में आएगा, मदर को सबसे पहले क्या चाहिए होगी? इंफॉर्मेशन। किसके हवाले से? कि घर में कितने अफराद हैं, किसकी इस वक्त क्या जरूरियात है, इस वक्त प्रायोरिटी वाला काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, घर में 5 अफराद, एक सास है और 3 बच्चे हैं, ठीक है, और एक मियाँ है, ठीक है। तो ये जो 5 अफराद हैं, उन सबसे पहले तो मदर को पता होना चाहिए कि घर में कितने अफराद रहे। फिर उनको क्या पता होना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटीज इस वक्त क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये सारी चीजें किसमें फॉलो करती हैं? इंफॉर्मेशन। मदर नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंबर्स ऑफ द हाउस, अबाउट देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर नीड्स। पता चला कि आपका बड़ा बेटा है और वो बड़े बेटे का इस वक्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है,
तो जिसके लिए पैसे चाहिए, तो लिहाजा बजट तो वही है, लिमिटेड है। तो जो मैंने सोचा था पिछले महीने, माँ ने सोचा था कि वो अगले महीने मेंटेनेंस का कोई काम करवाएगी, घर को पेंट करवाएगी, या कोई मशीन खराब हो गई थी वो ठीक करवानी थी, जिसके लिए उसने बजट साइड पे रखा हुआ था। उसको अचानक से जब ये पता चलेगा कि उस बच्चे का अभी एडमिशन सर पे है और उसकी फीस जानी है, तो क्या वो मेंटेनेंस को एक लम्हे के लिए रोक नहीं देगी? जो लेस प्रायोरिटी वाला काम है उसको रोक दिया जाएगा फॉर सम टाइम, उसको डिले कर दिया जाएगा फॉर सम टाइम। ये जो पूरी चीजें अम्मा कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? शी इज मैनेजिंग द बजट। वो मैनेज कर रही है बजट को, और वो रन कर रही है हाउस को विद द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है उसके मुताबिक वो अपने डिसीजंस ले रही है। घर में किसको सैलरी देनी है, सब्जी वाला आया है, दूध वाला आया है, काम करने वाली है, कोई मौलवी साहब पढ़ाने आ रहे हैं, सबकी सैलरीज दी है नहीं दी है, ये सब डे टू डे काम किसकी परेशानी है? अम्मा। अब मुझे एक बात है, अम्मा के पास भी कुछ पैसे हैं, बजट है जिसको वो लेकर के चल रही है खर्चा कर। फादर के पास भी कुछ पैसे हैं जिसको वो लेकर के चल रहे हैं, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कभी लीगल प्रोसीडिंग्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या ये दोनों अपने जो भी खर्चे कर रहे हैं, क्या ये लोग कहीं पे लिख रहे हैं इन खर्चों को? जी। क्या मदर लिखती हैं? हम्म, बाज औकात लिखती हैं, बाज औकात नहीं लिखती, डिपेंड करता है। हर पर्सन, हर घर डिफरेंट है। तो कोई मदर सोचती है कि नहीं मैं भूल जाती हूँ, मेरे लिए लिख लेना बेहतर है, तो या तो वो अपनी डायरी में, या तो फ्रिज के ऊपर, या तो कोई रफ नोट्स में, या अपने मोबाइल में वो कहीं ना कहीं डाल देगी कि हाँ मैंने इस महीने की सैलरी सबको दे दी है, ताकि अगले महीने को ये क्लेम ना करे कि बाजी आपने मुझे तो नहीं दी तनख्वाह, और बाजी बोले हैं मुझे तो याद ही नहीं, तो वो फौरन अपने नोट्स में जाके चेक कर सकती है कि हाँ दे दिए या नहीं दी। ठीक हो गई कहानी? तो ये मदर ऐसा कर रही है, कुछ जगहों पे शी इज रिकॉर्डिंग एंड कुछ जगहों पे शी इज नॉट रिकॉर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, जहां पे वो रिकॉर्ड कर रही हैं, वहां क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? जो मदर्स रिकॉर्ड कर रही हैं वो आखिर क्यों रिकॉर्ड कर रही हैं? और खर्चे वगैरह इसलिए रिकॉर्ड करे जाते हैं ताकि टोटल आपको पता चले कितने एक्सपेंसेस हो गए। ताकि एक टोटल एक्सपेंसेस पता चले, ताकि ये पता चले कि बजट से बाहर तो नहीं हो रहे, ताकि याद रहे। अगर कल को फादर आके पूछे कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे कहाँ खर्च हो गए, उनके पास रिटर्न रिकॉर्ड हो कि हाँ भाई यहाँ खर्च हुए थे, उनको याद रहे। असल चीज क्या है, तो उनको याद रहे। अब मुझे एक और बात बताएं कि ये जो मदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या वो कोई गिवन पैटर्न से कर रही हैं? क्या किसी ने उनको सर पे डंडा डाला है कि तुम्हें रिकॉर्ड करना ही करना है? कोई डंडा नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, उनकी मर्जी है। क्या किसी ने ये डंडा डाला है कि मदर अगर तुमने रिकॉर्डिंग करनी है ना तो तुम लाजमी सिर्फ अकाउंट्स के पैटर्न से करोगी, या तुम लाजमी सिर्फ मोबाइल में ही करोगी, या तुम लाजमी सिर्फ एक्सेल शीट ही बनाओगी? क्या कोई गिवन पैटर्न है? क्या किसी का डंडा है? क्या कोई जोर जबरदस्ती है? नहीं। तो जब नहीं है, तो अब आप ये समझ लो कि यहाँ पे नहीं है रिकॉर्डिंग की कोई ना पाबंदी है, ना कोई पैटर्न रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई पैटर्न प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे मदर का दिल चाहे वो करे, इट्स फॉर हर ईज। ये उसकी आसानी के लिए वो रिकॉर्डिंग कर, वो करे तो उसकी आसानी, वो ना करे तो भी उसी का फायदा या नुकसान। इसमें बाहर वाले किसी का कोई फायदा या नुकसान नहीं। अब मुझे बताइए कि ये जो फादर है, ये भी तो कहीं ना कहीं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? बताएं, करेंगे नहीं करेंगे अपने लिए रिकॉर्डिंग? ठीक है। करेंगे। तो अब क्या ये बताओ मुझे, इनकी रिकॉर्डिंग जो फादर की रिकॉर्डिंग है, या फादर ने कोई भी ट्रांजैक्शन की है और वो उसको रिकॉर्ड करना चाह रहा है, तो क्या वो उसको रिकॉर्ड करेंगे? क्या ये लाजिम है उन पर कि वो करें, या ये उनकी मर्जी है? नहीं, फादर की मर्जी नहीं। फादर ने लाजमी रिकॉर्ड करना है। भैया अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद के लाए हैं, उसके कागजात होंगे नहीं होंगे कि वो किसके नाम पे है?
वो लीज पे है या वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, ओनरशिप पे है, फादर के पास लाजमी उसका लीगल डॉक्यूमेंट होगा। फिर अगर वो कोई टैक्स पे कर रहे हैं, या वो अगर कोई कोर्ट केस में किसी लॉयर को फीस पे कर रहे हैं, या वो प्रॉपर्टी अपने नाम से स्विच करके ट्रांसफर कर रहे हैं बेटे के नाम पे, तो क्या ये सब का फॉर्मल रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी? लाजमी होगी, लाजमी होगी। तो फादर जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो इट इज कंपल्सरी ऑन हिम टू रिकॉर्ड। अब ये बताओ कि ये रिकॉर्डिंग जैसे उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं, रफ में, मोबाइल में, नोटबुक में, फ्रिज के ऊपर, या ये प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहे हैं? नहीं, प्रॉपर पैटर्न, हाँ पे प्रॉपर प्रिस्क्राइब पैटर्न फॉलो हो रहे हैं ना। क्योंकि अगर ये सब लीगल मामला, एनआईसी, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पे फॉर्म, ये सब नहीं संभाल के रखेंगे तो फिर आगे चल के मुश्किल आएगी। प्रॉपर्टी के कागजात, ये घर जिस पे रह रहे हैं हमारे नाम पे है या नहीं है, अगर इसका रेंट है तो रेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, समझ रहे? तो अब ये जो कुछ भी हमने फादर के बारे में पढ़ा, ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। और जो कुछ भी हमने मदर के बारे में पढ़ा, ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। क्लियर? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट्स नॉट कंपल्सरी टू रिकॉर्ड, आपकी मर्जी, नो प्रिस्क्राइब पैटर्न, आपकी मर्जी। Whereas financial accounting, you have to record compulsory, and it's there is a formal pattern. क्या आप रिकॉर्डिंग ऐसे ही मन धड़क जैसे मन आ रहे हैं वैसे नहीं करोगे, आप उस वैसे करोगे जैसे आपको बताया गया, जो एक सेट फॉर्मेट है उसका। ठीक है? अब आइए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो समझ आ गया कि मदर का जो भी रोल है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल है, और जो फादर का रोल है वो इदारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल है। बट हमारा भी एक सवाल तो हल ही नहीं हुआ कि आखिरी अकाउंटिंग किस भला का नाम? फादर मदर कर क्या रहे हैं? सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? डे टू डे एक्टिविटी। सेल एंड परचेज, सेल एंड बाय। कोई भी चीज आप बेचोगे, कोई भी चीज आप खरीदोगे, इट्स अ ट्रांजैक्शन। जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व है, इट्स अ ट्रांजैक्शन। बाय एंड सेल इन एक्सचेंज, buying and selling of products and services in exchange of money. This is the definition of a transaction. Buying and selling of products and services in exchange of money. चाहे तो लिख लें, चाहे तो लिख लें ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन। कुछ वन लाइनर डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, बेसिक हमारे फाउंडेशंस हैं, फंडामेंटल्स हैं। Selling and buying of products and services in exchange of money is called a transaction. अब आइए, अब ये मदर और फादर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस की कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर, रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। अब आइए कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। जब भी हम वर्ड अकाउंटिंग का सुनते हैं, आपके जहन में दो ही वर्ड्स आने चाहिए। नंबर वन, रिकॉर्डिंग। नंबर टू, वैल्यूएशन। अकाउंटिंग में दो ही काम होते हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा होता है। वो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, या वो ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन निकाल रहा हो। अब आइए, ये रिकॉर्डिंग और वैल्यूएशन आखिर कहते किस? रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। आप थ्रू आउट एसीसीए जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, थ्रू आउट एसीसीए जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे,
उसमें आपको जो सिखाया जाएगा वो अकाउंटिंग होगा। और जो अकाउंटिंग सिखाया जा रहा है उसके दो ही वर्ड्स हैं या दो ही काम हैं जो हम एज एन अकाउंटेंट सीख रहे होंगे थ्रू आउट आर एसीसीए। एक तो रिकॉर्ड कैसे करें और दूसरा वैल्यूएशन कैसे करें, उसको वैल्यू उसकी कैसे निकालें, फाइंड आउट करें। तो जब हम रिकॉर्डिंग का वर्ड सुनते हैं तो रिकॉर्डिंग के वर्ड के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे व्हाट टू रिकॉर्ड, where to record, when to record, which site to record, whether to record, how to record। Whereas वैल्यूएशन में हम सिर्फ एक ही बात सीखेंगे, at which amount shall we record, at which amount shall we record। सो रिकॉर्डिंग के अंदर हम ये सीख रहे होंगे या हमें एसीसीए में ये सिखाया जा रहा होगा what to record, where to record, when to record, which side to record, debit side or credit side, whether to record or not, how to record। क्या रिकॉर्ड करें, क्या रिकॉर्ड करें, ट्रांजैक्शन ऑफ कोर्स। कहाँ रिकॉर्ड करें, किस प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, कब रिकॉर्ड करें, आज के दिन करें, कल के दिन करें, ईयर एंड पे करें, कब करें, किस साइड पे करें, डेबिट साइड पे करें, क्रेडिट साइड पे करें, कहाँ करें, करें कि ना करें, ये करने वाला रिकॉर्ड है भी या नहीं, हाउ टू रिकॉर्ड कैसे करें, कंप्यूटर पे करें, मैनुअली करें, किसी डॉक्यूमेंट में करें या फॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करें, सॉफ्टवेयर में करें कि कहाँ करें। तो रिकॉर्डिंग के कानून हम सीख रहे होंगे, रूल्स सीख रहे होंगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड देन वैल्यूएशन, एट विच अमाउंट शैल बी रिकॉर्ड, कैलकुलेशन कैसे होगी, एस्टिमेट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। तो कुल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अकाउंटिंग करना है। और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है नाम, रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से पूछूं कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं तो काइंडली मुझे यही जवाब चाहिए आप लोगों से कि अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। मुझे बुकिश आंसर नहीं चाहिए। बट यस ऑफ कोर्स, जब आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके पास कुछ इस तरह का ट्रू एंड फॉल्स में आ रहा है तो आपको ऑब्वियसली एक बुकिश डेफिनेशन को ही फॉलो करना होगा। बट इसकी जो रियल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, जो उसकी कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो अब बिजनेसेस बिजनेसेस क्या करते हैं या इदारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कारोबार करती हैं। और कारोबार का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सेल एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी। अब इन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और वैल्यूएट करना अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो जो ओनर है वो भूल जाएगा कि किस कस्टमर ने क्या खरीदा, कब खरीदा, किसको कब पैसे लौटाने हैं, नहीं लौटाने हैं, किसी से लोन लिया है, नहीं लिया है। तो जब भी आप बिजनेस या इदारे के बारे में सुने तो आपके जहन में एक एग्जाम्पल आना चाहिए कि एक सुपरमार्केट कैसे चलता है। जब सुपरमार्केट आपके जहन में आएगा तो आपको पता चलेगा, चूंकि हम वहां जा चुके हैं, सुपरमार्ट हमारा विजिट रहता है, हम ग्रोसरी करने जाते ही हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी मेरा स्टूडेंट ऐसा होगा हु इज नॉट फेमिलियर विद द सुपरमार्केट, हु हैज नॉट बीन टू अ सुपरमार्केट। सो सुपरमार्केट कोई जा रहा है तो आप ऑब्जर्व करें ना कि वो एज अ बिजनेस आपका सुपरमार्केट है, आप ओनर हो। एक दिन में उस सुपरमार्केट में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, हजारों की तादाद में, सुबह से लेकर रात तक।
और कितने ही सारे आइटम सेल हो रहे होते हैं और कितने ही ऑर्डर्स आप लोग प्लेस कर रहे होते हो बैक एंड पे कि भाई खत्म हो गया है माल, जल्दी से भिजवाओ ताकि शेल्फ्स खाली ना हो। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही है ये अब मेंटली किसी ओनर, किसी इंसान के बस की बात नहीं कि वो सारी ट्रांजैक्शंस याद रख सके और कैलकुलेट करके बता सके कि मेरे आज के दिन की पूरी सेल क्या हुई और मेरे आज के दिन का प्रॉफिट क्या हुआ और मेरे आज के दिन के खर्चे क्या हुए, नहीं बता सकते। तो लिहाजा इन ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड और वैल्यूएशन करने के लिए जो कि अकाउंटिंग कहलाई जाती है वो किसको बिठाया जाता है फिर, चार्टर्ड अकाउंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी लगाई जाती है दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट नो ट्रांजैक्शन इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड। अब मैं बिल्कुल शुरू से आपको बता दूं, ठीक है, ये वो सब, अब ये जमाना था कि जब मैनुअली हर चीज थी, हमारे पास सिस्टम और कंप्यूटराइज सिस्टम्स नहीं थे, सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। लिहाजा 10 साल पहले आप चले जाओ तो कराची शहर में इतने ज्यादा सुपरमार्केट्स नहीं थे। यहाँ पे किराने की दुकानें हुआ करती थी, मार्केट प्लेसेस थी और हर कोई वहीं से सौदा लेने जाता था, मार्केट प्लेसेस से, सुपरमार्केट कोई नहीं जाता था। तो मार्केट से स्विच जो हुआ या अपग्रेडेशन जो हुई, सुपरमार्ट बन गया, मार्केट सुपरमार्केट बन गया। क्यों? इस कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से कि सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हो गया कि आसान हो गया, इंसान को ये सब अब मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ सिस्टम पे डालना है, बार कोड स्कैन करना है, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ये सारी रिकॉर्डिंग कर लेगा। व्हाट टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड, व्हेन टू रिकॉर्ड, डिसाइड टू रिकॉर्ड, सब वो खुद कर लेगा, वैल्यूएशन भी वो खुद ही कर लेगा। आपको सिर्फ डेटा इनपुट करना है। और डेटा इनपुट ऐसा काम होता है कि उसके लिए जरूरी नहीं कि आप एसीसीए ही हो। क्या सुपरमार्केट में आपको एसीसीए नजर आते हैं जो बार स्कैन करके डाल रहे होते हैं? कोर्स नॉट। वहां पे एक नॉर्मल बंदा कोई भी कर सकता है, ये सॉफ्टवेयर में एंट्री कोई भी कर सकता है, उसके लिए एसीसीए होना जरूरी नहीं। तो आप सोचोगे कि अच्छा, एसीसीए होना जरूरी नहीं है, सब कुछ सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो अब हम क्यों इतना माथा फोड़े अपना, क्यों हम करें एसीसीए, इन्वेस्ट करें इतना पैसा और वक्त, क्या फायदा जब सब कुछ तो सॉफ्टवेयर करके दे रहे हैं? क्या फायदा बताओ, क्यों करें जब आपका और एक बीबीए वाला बंदा बिल्कुल बराबर है, क्योंकि डेटा इनपुट ही तो करना है सॉफ्टवेयर में। फिर डेटा एंट्री करते टाइम हो सकता है कि एरर आ जाए या तो वो तो एसीसीए के साथ भी एरर आ सकता है। तो क्यों एसीसीए करें? ये सारा काम जो अकाउंटिंग का काम है, जो एक जमाने में मैनुअली हुआ करता था, अब तो सब सिस्टम में है, सॉफ्टवेयर में है। जस्ट इनपुट द डेटा एंड देयर यू गो। The software will automatically record in the relevant books of entries and will automatically calculate the estimate and everything, the formulas and all. फाइनेंशियल पोजीशन भी खुद ही बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बन जाएगा, सब कुछ खुद ही बन जाएगा। तो मेरा और आपका क्या काम? यस। सो नाउ मेरा और आपका काम एज एन ACCA is to develop some skills inside us. And what are those skills? A for analytical skill. C for creative. C for A for anticipation. C for critical. हमें ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है। A for analytical skills, C for creative, C for critical, A for anticipation. अब ये क्या स्किल्स हैं, ये एक एक करके हम इसके ऊपर बात करें। जब भी आप एज अ ACCA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्ज करें आप बन गए,
तो अब आपके अंदर एसीसीए चाहता है कि ये स्किल्स डेवलप हो कि आपके सामने कोई भी फाइनेंशियल डेटा आए तो आप उसको बखूबी एनालाइज करना जानते हैं। एनालाइज का मतलब होता है कि उसकी अच्छाइयां भी, प्रोस प्रोस एंड द कॉन्स, दोनों आप आराम से आइडेंटिफाई कर सको। द प्रोज एंड द कॉन्स, एंड एनालाइज का मतलब होता है कि प्रोज भी आपको नजर आए उस फाइनेंशियल डेटा में, और उसके कॉन्स भी नजर आए कि उसमें क्या चीज की कमी है, लूप होल्स कहाँ है। ये सब आपके एनालिटिकल स्किल्स में फॉल इन कर जाते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव स्किल्स हम जानते हैं इट मींस इनोवेशन, न्यू आइडियाज। इसके अलावा इट ऑल्सो मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आता हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दिया जाए उसका सोल्यूशन निकालने के लिए यू शुड बी हैविंग दिस क्रिएटिव स्किल। कि कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन आ गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपके अंदर ये स्किल है तो आप उसे आसानी सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपके अंदर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, मुश्किलात आएंगी। नेक्स्ट, क्रिटिकल स्किल। क्रिटिकल का मतलब होता है शक की निगाह से देखना, सिर्फ नेगेटिव को आइडेंटिफाई करना। इसको सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ कॉन्स, सिर्फ नेगेटिव साइड को देखना कि भाई ये डिसीजन हम लेने जा रहे हैं, क्रिटिकली इसको जरा चेक करते हैं कि इस डिसीजन से नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे इदारे पे क्या आने वाला है। ये फाइनेंशियल डेटा में लॉस शो हो रहा है, इसका मेरे इदारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आने वाला है। ये इदारे में फला कैपिटल एक्सपेंडिचर शो हो रहा है, इसका मेरे इदारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ये देख पाना, इसको हम क्रिटिकल स्किल कहते हैं। एंड लास्टली द एंटिसिपेशन स्किल, कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाना, पहले से, वक्त से पहले एंटिसिपेट कर लेना कि अगर ये डिसीजन लिया गया तो इसका नतीजा ये निकलेगा, निकल सकता है। तो लिहाजा अगर इसमें इदारे की भलाई नहीं है तो उसको अभी ही रोक दिया जाए, अभी ही इस फैसले को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दूसरी तरफ दिशा दे दी जाए, डायरेक्ट कर दिया जाए। दैट इज एंटिसिपेशन। अब एंटिसिपेटरी स्किल दो तरह की होती है। एंटिसिपेटरी स्किल की मदद से आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और एंटिसिपेटरी स्किल की मदद से आप पास्ट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आखिर पास्ट में क्या हुआ होगा कि ये इदारा आज यहां तक पहुंचा है। पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा कि ये इदारा चलते 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 यहां तक पहुंचा है, और फ्यूचर में अब अगर हम यहाँ पहुंच गए हैं तो मेरी ये कुर्सी ऐसे हिला देने से क्या होगा, पहले से अंदाजा लगा लेना, और सही अंदाजा। दैट इज एंटिसिपेशन स्किल। अब आप, मैं एज ए टीचर क्लासरूम में आई, मैंने देखा ओ सारी चेयर्स बिखरी पड़ी हैं, क्लास गंदी हो रही है, तो मुझे समझ आ गई कि कल शायद यहाँ पर कोई एग्जाम हुआ है जिसकी वजह से चेयर सारी डिस्टर्ब है। और अब ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर मुझे देखना है कि भाई ये सिचुएशन है और अभी 30 मिनट्स बाद मेरी क्लास होने वाली है। तो अब अगर मैंने इस यहाँ पे कोई फैसला नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो अभी मेरी जो आधे घंटे बाद की क्लास होगी वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, एक बैड इंप्रेशन जाएगा। तो ये एंटिसिपेट किया ना मैंने, पहले से वो वाक्य के होने से पहले मैंने इस बात को अखज कर लिया कि ये जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है इट इज नॉट सुटेबल फॉर द अपकमिंग क्लास। So now what I need to do? Should I inform the management? Should I ask the staff to help me out to set the class? Should I inform somebody? What should I do? This is the anticipatory skill. Okay? तो ये स्किल्स हमें डेवलप करनी है क्योंकि ये स्किल्स सॉफ्टवेयर जो है आपको सिर्फ डेटा बना करके देगा, आपको डेटा बना करके दे देगा, अकाउंटिंग कर करके दे देगा, बट एज एन अकाउंटेंट यू नीड टू बी एबल टू रीड दोज financial statements. You should be able to interpret those numbers, right? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपको देख करके क्या करता है, डायग्नोस, क्या करता है, डायग्नोस। तो उनकी जबान में इट्स द डायग्नोसिस दैट दे शुड बी एक्सपर्ट इन। अगर करेक्ट डायग्नोस हुआ डिजीज तो फिर ही वो करेक्ट ट्रीटमेंट दे पाएंगे।
अगर डायग्नोसिस में ही गलती हो गई, ट्रीटमेंट भी सही नहीं होगा। तो हमसे भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके ACCA स्किल्स होने चाहिए। अगर ये होंगे तो आप कोई भी नंबर्स को इंटरप्रेट कर पाओगे और पता लगा पाओगे कि इदारा कहाँ से गुजर के आया है और कहाँ इसने जाना है। और अभी अगर वो डिसीजंस, कुछ डिसीजंस ना लिए गए तो इसका नेक्स्ट इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है इदारे के ऊपर, या इनके किसी डिसीजन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है इदारे के ऊपर। सो ये स्किल्स बहुत जरूरी हैं टू बिकम एन चार्टर्ड अकाउंट। जो ये डेटा पुटिंग स्किल्स है वो तो कोई भी कर लेगा, वो मसला नहीं। बट यस, हम डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुंच सकते। हमें इसका ABCD फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि आखिर व्हाट टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड, व्हाई टू रिकॉर्ड, इन सब के पीछे रूल्स क्या है, रिकॉर्डिंग रूल्स क्या है। रिकॉर्डिंग रूल्स जब तक हमें नहीं पता होंगे, हम यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकेंगे। हमें रूल्स तो पता होने चाहिए ना। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर डायग्नोसिस कैसे करेगा जब तक उसको बीमारियों के बारे में पता नहीं होगा। तो वो सारी बीमारियों को स्टडी करेगा, तभी उसको पता लगेगा उसके सिम्टम्स क्या है। तभी जाके वो पेशेंट को देखते साथ ही बता देगा हाँ इसका ये लग रहा है इस सिम्टम से। राइट और रॉन्ग? एज एन अकाउंटेंट हमें ये सारे रूल्स एंड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डिंग के रूल्स, अकाउंटिंग के रूल्स पता होने चाहिए। तभी हम अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन और ACCA के स्किल्स इस्तेमाल कर सकेंगे। इवन व्हेन वी विल बिकम एन ऑडिटर, वी विल बी एबल टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डेटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई कहानी? अब आई मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों का क्लियर है। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें तो कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो जैसे मर्जी आए करो, वो तो इदारा जो मर्जी आए करे। बट उसकी कुछ टेक्निक्स है जो हम सीखते हैं जो कॉस्टिंग रिलेटेड है, वो फिर हम अभी उसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही वही है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें पता है कि अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं और हमें वो रूल्स पता होने चाहिए, तभी जाके हम वो डेटा रिकॉर्ड कर सकेंगे और वैल्यूएट कर सकेंगे। और फिर जब हमें ये करना आ जाएगा तो फिर हम इसकी इंटरप्रिटेशन से भी बखूबी वाकिफ हो जाएंगे। क्लियर? ऑल राइट, नाउ लेट्स कम ऑन टू द सब्जेक्ट। लेट्स कम टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास BPP के टेक्स्ट बुक में कुल मिलाकर के 26 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 26 चैप्टर्स है जो हमने गो थ्रू करने हैं F3 के। और इसका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। सेक्शन A 35 कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच, जिसका टोटल वेटेज होगा 70%। और सेक्शन B में 2 कंपल्सरी मल्टी टास्क क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के ईच, जिसका वेटेज होगा 30%। ठीक है, तो ये सारे MCQ बेस्ड ही होंगे, सिर्फ आपको ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं, करेक्ट ऑप्शंस। बट आप तभी ऑप्शंस करेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप तमाम चीजों से वाकिफ हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज बेस्ड नहीं होते। नॉलेज बेस्ड आपसे हार्डली 10 to 15% पूछा जाएगा एग्जाम में, बाकी 70 to 85% आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है। इट इज जस्ट लाइक आपको, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, हम जो पढ़ रहे हैं, हम पजल देख रहे हैं, एक पजल की तरह है। हम एक पिक्चर देख रहे हैं उस पजल की, और फिर एग्जाम में आपको वो सब जिक्सॉ करके दे दिया जाएगा। इट विल बी अ जिक्सॉ पजल फॉर यू। और आप अगर समझ के पढ़े होगे तो आपको सब उसके पीसेस ज्वाइन करना आसान होगा। और अगर आप समझ के नहीं पढ़े होगे तो आप सिर्फ अपनी मेमोरी पे रिलाई करोगे कि क्या था क्या था, वो पिक्चर क्या बनी हुई थी और वो कैसे जोड़ना था। हाँ मुझे लग रहा है शायद ये वाला यहाँ पे था। तो वहां पे जहां पर आपका लॉजिक मिस होगा, जहां पर आपका कॉन्सेप्ट मिस होगा, वहां आपको मुश्किलात आएंगी। ठीक है, तो हम ये कोर्स करेंगे। इसमें, इस कोर्स में 60% नॉलेज बेस्ड चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, पढ़ना है। फिर उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है
वो फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स में देखने को मिलेगा कि इसकी एप्लीकेशन कैसे हो रही है। बट पहले तो नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नंबर 1 रिकॉर्ड करना कंपलसरी है, एंड नंबर 2 इसका एक सेट पैटर्न है। तो वो पैटर्न याद तो करना होगा ना कि आखिर रूल्स क्या है। तो रूल्स को हम देखेंगे और फिर हम समझ के एक एक चीज को करेंगे। अब आइए, आपके पास चैप्टर है, ये मैंने बीबीपी की बुक खोली हुई है, ठीक है। बीबीपी की बुक खोली हुई है, आपके पास ये चैप्टर है और इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स हैं। अब इन 6 टॉपिक्स को हमने पढ़ना कैसे? व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए। Actually, financial reporting is a way of recording, analyzing, and summarizing financial data. Financial data is a uh, name given to the actual transactions carried out by a business. Examples: sales of goods, purchase of goods, payment of expenses. These transactions are recorded in the books of prime entry. The transactions are analyzed in the book of prime entry and the totals are posted to the ledger account. Finally, the transactions are summarized in the financial statements. ओके, दैट्स इट। हमने इसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अब हमें ये समझना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसे कहते हैं। यस, I don't want the bookish definition. I just want what did you understand? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसे कहते हैं। जैसे आपने बताया कि अ, अब जैसे फादर है, तो फादर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी मनी से रिलेटेड जो भी चीजें कर रहा है उसको रिपोर्ट कर रहा है। अब रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस करा उसकी कोई ना कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग किस तरह से करी थी, उन्होंने एक जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है इसके तहत उन्होंने रिकॉर्डिंग करी। फिर उसको एनालाइज इस सिचुएशन से करा कि हमने फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लॉट खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, तो हमें कितनी कीमत तक पड़ गया, यानी तमाम टैक्सेस अदा करने के बाद या फिर हमें उसकी फाइल मेंटेन करने के बाद लीगल जो जैसा अगर कोई लॉयर उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसके बाद टोटल हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ गई है एनालाइज करें कि क्या हमें ये फायदेमंद है ये साबित हुई या फिर इससे हमें नुकसान हुआ। इस तरह आपने एनालाइज करा उसको समराइज इसी तरह करा कि आपने टोटल कैश देखा कि कितना हमारे पास इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, ये चीज आई इसलिए आपने समराइज करा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली हम कर तो रहे हैं अकाउंटिंग ही, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग। बट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है, अब जैसे कि हमने कहा कि फादर फादर को अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स लीगली मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है, लीगली मेंटेन करने की जरूरत है। तो ये फादर जो लीगली मेंटेन कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, ये आखिर क्यों कर रहे हैं? किसका डंडा है इनके सर पे? मदर के ऊपर तो कोई सर पे डंडा नहीं है। तो किसका डंडा है फादर के सर पे? गवर्नमेंट। किसका? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आप एनआईसी, बे फॉर्म, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल्स मांग रहे हैं इसको, गवर्नमेंट मांग रही है इसको, आपके लीगल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कागजात, टैक्स, ये सब के कौन मांग रहे हैं? गवर्नमेंट। तो ये जो रिपोर्टिंग है, ये वर्ड रिपोर्टिंग, यू हैव टू रिपोर्ट टू समवन। किसी ना किसी को तो आप रिपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ इस सिनेरियो में किसको कर रहे हो? गवर्नमेंट को। यहाँ इस सिनेरियो में किसको कर रहे हो? इदारा किसको रिपोर्ट करता है? इन्वेस्टर्स को भी करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। किसको रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग? स्टेक होल्डर्स। किसको? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स बहुत सारे तरह के होते हैं। स्टेक होल्डर्स कितने तरह के होते हैं? There are 3 types of stakeholders. One is internal, the other one external,
and the third connective. इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जैसे कि आपके एम्प्लॉइज हो गए, आपका स्टाफ हो गया, आपके टीचर्स हो गए अगर हम स्कूल की बात करें तो, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स आपके पेशेंट्स हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, आपका मैनेजमेंट स्टाफ हो गया। ये सब जो इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, दे आर योर इंटरनल स्टेक होल्डर्स। हु आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स? जस्ट लाइक हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट हो गई, हमारे नेबर्स हो गए, सोसाइटी हो गई, कम्युनिटी हो गई, मीडिया हो गया, ये सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो गए, हमारे नॉर्मल शेयर होल्डर्स हो गए। ठीक है। ओके, सो दिस इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आइए नेक्स्ट देखें, पढ़ें सवाल। financial reporting is only carried out by a Large quoted companies, is this correct or not? large corporate companies. स्मॉल के लिए भी होती है। नो, ओनली का वर्ड आपको बता रहे हैं कि द करेक्ट आंसर इज बी, नो। क्यों? क्योंकि ओनली लार्ज कोटेड कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं कर रही, बल्कि स्मॉल कंपनीज भी कर रही हैं और अनकोटेड कंपनीज भी कर रही हैं। कोटेड का क्या मतलब होता है? जो मेंशन करेगा। कोटेड का मतलब होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड, उनके शेयर स्टॉक मार्केट में हैं। और जो कोटेड नहीं है मतलब उन्होंने शेयर स्टॉक मार्केट में नहीं रखवाए हुए, वो प्राइवेट कंपनी है, वो छोटी कंपनी है, वो उनके उसके लिमिटेड मेंबर्स हैं और वो ही उसके फाइनेंशियल फंडिंग के लिए कर रहे हैं। अब आइए, व्हाट इज अ बिजनेस? व्हाट इज अ बिजनेस? Sale of goods or can say services. Sale or purchase of products or services in exchange of money. And why are they doing this? To generate a profit. Simple. So a business, पढ़िए जल्दी से pointers. A business is a Commercial or industrial concern which exists to be in the manufacture, resale or supply of goods and services. A business is an organization which uses economic resources to create goods or services which customers will buy. A business is an organization providing jobs for people. A business invests money in resources, for example, buildings, machinery, employees, in order to make even more money for its owners. इसमें से कोई पॉइंट जो ना समझ आया? बेसिक है, अंडरस्टैंडेबल है, आगे बढ़ रहे। प्रॉफिट पढ़िए डेफिनेशन। It is the excess of income over और expenditure. expenditure. When expenditure exceeds revenue, the business is running a loss. I hope it's straightforward. Next, types of business entities. There are 3 types of business entities. The first, the sole traders. The second, limited liability. And the third, partnerships. इन तीनों में डिफरेंस क्या है? What's the difference between the 3? Just like मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा एज अ टीचर। मुझे एक बिल्डिंग की नीड थी, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी और मैंने अपना अकेला बिजनेस करा। इट्स अ सोल प्रोप्राइटर और यू कैन से सोल ट्रेडर। एग्जैक्टली, सोल ट्रेडर अकेला बंदा स्टार्ट हो रहा है, उसने कारोबार शुरू किया है, हो सकता है छोटी सी दुकान डाल दी है, हो सकता है उसने अपना ठेला ले लिया है सब्जियों का,
हो सकता है उसने अपना फ्रूट का ठेला ले लिया, like he is just the only person starting a very very small business that he can manage himself. He is a sole trader. आप सोल ट्रेडर्स की एग्जाम्पल भी तहाशा देखते हैं जब आप एग्जिट करते हैं अपने घरों से, एक मोची से लेकर के एक किराए की दुकान तक, ठीक है, किराने की दुकान तक। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी किसे कहते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो कंपनीज जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड कर दी जाती है। नाउ सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कंपनी किसे कहते हैं। जब हमें कंपनी समझ आ जाएगी तो फिर हमें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी समझ आ जाएगी। सो व्हाट इज अ कंपनी? मैंने जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करा, मुझे किसी लीगल अथॉरिटी से इजाजतनामे की जरूरत नहीं थी। कंपनी रजिस्टर्ड, कंपनी सबसे पहले रनिंग होने से पहले वो SECT से रजिस्टर्ड होती है। वहां से हमें परमिशन मिलती है तो ऑथराइज कैपिटल के जरिए वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर देती है। और इन्वेस्टमेंट वो इस्तेमाल के लिए होती है, जिस लाइक अगर मैं सोल ट्रेडर हूँ तो मैंने अपनी पॉकेट से जितनी इन्वेस्टमेंट की वो मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। जबकि जो कंपनीज होती हैं वो इस तरह से काम करती हैं, इन्वेस्टमेंट वो शेयर इशू करने के जरिए वो ले रही होती है। ठीक, कंपनी is basically any organization where people come together come together to do business। कुछ लोग मिलकर एक जगह जमा हो रहे हैं और जिस जगह को इदारा कहा जा रहा है वहां कोई ना कोई काम हो रहा है, बिजनेस एक्टिविटीज होगी। बिजनेस एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू गेन प्रॉफिट्स। अब वो बाइंग एंड सेलिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैकेजिंग भी हो रहा होगा, पैकेजिंग के बाद डिलीवरी भी हो रही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही होगी। तो बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं जो रन हो रही हैं। अब ये इदारा अगर चाहता है कि मैं अपने आप को रजिस्टर कर लूं एज अ कंपनी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये इदारा स्टार्ट करने के पीछे कोई एक शख्स था जिसको हम ओनर कहते हैं। He had an idea कि let's start up a business plan। वो आइडिया जाकर के अपने इर्द गिर्द के लोगों से शेयर करते हैं, वो लोग जमा हो जाते हैं, उसके आइडिया से अग्री हो जाते हैं और उसका हाथ बटाने लगते हैं इस बिजनेस को रन करने। फिर ये ओनर सोचता है कि चलो मैं इस अपने इदारे को रजिस्टर करवा के एक कंपनी बना। तो वो ऐसा क्यों सोचता है? क्या ये कंपनी बनाने से उसको क्या फायदा है? इदारा तो है ना, चल तो रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा उस वजह से नहीं, यहाँ पर ओनर को जो सबसे पहली चीज मिल रही है वो है सेफ्टी, प्रोटेक्शन। यहाँ पर इदारा और ओनर सेम है, इदारा और ओनर सेम है। अगर ओनर मर गया, इदारा मर गया। अगर ओनर जिंदा है, इदारा जिंदा है। अगर ओनर बीमार है, इदारे में कोई नहीं काम कर रहा। अगर ओनर जागा हुआ है, अवेक है, हेल्दी है, काम कर रहे हैं, तो सफाई में काम करेंगे। पर जैसे ही ये ओनर इस इदारे को कंपनी का नाम दे देता है या एज अ कंपनी रजिस्टर करवा लेता है, तो क्या हो जाता है? ओनर एंड कंपनी बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों क्या बन जाते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी अब कंपनी की, यानी कि उसके बिजनेस की अपना खुद का नाम है, अपना खुद का वजूद है। इस कंपनी को हम आर्टिफिशियल बीइंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आर्टिफिशियल बीइंग। इसका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनता है। इसका फिर इसके बर्थ सर्टिफिकेट को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ये सारा कुछ हम F1 में पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। फिर इसी तरह ये कंपनी का ये बर्थ सर्टिफिकेट है। फिर इस कंपनी को ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट यानी कि ट्रेड करने का इजाजतनामा, कि हाँ अब तुम बिजनेस कर सकते हो।
फिर कंपनी बनाने का फायदा कि इसको फंड्स मिल सकते हैं, कहाँ से? स्टॉक मार्केट पे ये अपने शेयर्स लगा सकता है, पब्लिक से फंड्स रेज हो सकते हैं। तो कंपनी में तब्दील होने का या एज अ कंपनी रजिस्टर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स। अब अगर ये ओनर मर भी जाता है या ये ओनर बीमार भी पड़ जाते हैं, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी चलती रहेगी बिकॉज कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस, जिसको गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया। क्लियर? अब आइए, अल्लाह भला करे आपका, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी किसे कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी का तो मतलब समझ आ गया। अब कंपनी भी बहुत सारे टाइप्स की होती है, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, पार्टनरशिप्स। तो लिमिटेड लायबिलिटी का जो वर्ड है ना, उसका मतलब ही यही है कि आपकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, यानी ओनर सिर्फ उसी हद तक रिस्पॉन्सिबल है जिस हद तक उसका कैपिटल इन्वॉल्व है। फर्ज करें उसने 5 लाख कैपिटल इन्वॉल्व किया, तो बस 5 लाख तक का वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर कंपनी का कोई बड़ा लोन 10 लाख का लोन ड्यू है, तो ओनर के जिम्मे सिर्फ वो 5 लाख ही, वो अपने 5 लाख जब तक दे सकता है या दे दिए, दैट्स इट। उससे ज्यादा कंपनी उससे ना मांगेगी, ना गवर्नमेंट इसके उसका गिरबान आके पकड़ेगी। वो कंपनी के पास जाएगी, कंपनी के एसेट्स बिकेंगे अगर उनको लायबिलिटी अपनी पे ऑफ करनी है तो। यहाँ तक कहानी क्लियर है? राइट है ना? हैवी हो रही है क्लास? ठीक, कुछ चाहिए आपको? अब जरा डेफिनेशंस पढ़िएगा ना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। Limited liability status means that the business debts and the personal debts of the business owners, shareholders are legally separate. The shareholders cannot be sued for the debts of the business unless they have given some personal guarantee. This is called limited liability. ठीक है, क्लियर है? कोई बात जो नहीं समझ आ रही इसमें डेफिनेशन से? नेक्स्ट, पार्टनरशिप। These are agreements between अरेंजमेंट्स। sorry, these are arrangements between individuals to carry on business in common with a view profit. A partnership, however, involves obligations to other, and so a partnership is usually governed by a partnership agreement, unless it is a limited liability partnership (LLP). Partners will be fully liable for debts and liabilities. For example, if the partnership is sued. राइट, सो नाउ व्हाट इज अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में दो लोग मिल करके कोई फर्म स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, दो लोग मिल करके। तो उनके, अब वो जो दो लोग आए हैं, वो दो लोग अपने साथ अपना कैपिटल भी लेकर आए हैं और अपने साथ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि भाई मेरा तुम्हारा 50-50% हमने कैपिटल इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट आएगा 50-50% और लॉस भी हुआ तो 50-50 शेयरिंग। तो अब जितना भी उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लायबिलिटी आती है, कोई लोन आता है, कोई लॉस आता है, तो वो दोनों पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे पार्टनरशिप और उसका उसकी कंपनी सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही। अगर पार्टनरशिप, अगर कंपनी का कोई नुकसान है तो वो उन दोनों पार्टनर्स को बेयर करना होगा, और अगर उस कंपनी का कोई फायदा है तो उन दोनों पार्टनर्स को मिलेगा उसका बेनिफिट। ठीक है? तो यहाँ पे कंपनी और पार्टनर्स अलग अलग नहीं है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। बट यस, हमारे पास एलएलपीज होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, जहाँ पे पार्टनर्स की भी लायबिलिटीज लिमिटेड कर दी जाती है, जस्ट अप टू देयर प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल, या जस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उनका एक रेशियो सेट है कि अगर लॉस हुआ तो हम बस इतना ही जिम्मेदार होंगे, इससे ज्यादा के नहीं, तो बस वो फिर उतने ही जिम्मेदार। ठीक हो गई कहानी? आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे सोल ट्रेडर्स का मजीद डिटेल में लिखा हुआ है कि आपने खुद से सेल्फ रीड करना है घर पे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं कभी भी क्लास में नहीं करवाती हूँ, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो तो ही करवाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज में एडवांटेज डिसएडवांटेज आ सकते। चूंकि सोल ट्रेडर आसान है और सोल ट्रेडर का एडवांटेज सोच पाना आसान है, जिस वजह से आई एम स्किपिंग दिस, ओके। तो आई होप दैट कि आपको समझ आएगा, और घर जाके जब आप रीड करोगे अगर कोई भी ऐसा पॉइंट होता है जो आपको नहीं समझ आ रहा तो वो आप आके दोबारा पूछ सकते हो। लाइक कैन यू जस्ट क्विकली रीड एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ सोल ट्रेडर? Limited paperwork and therefore cost in establishing this type of structure. Owner has complete control over the business. Owner is entitled to profits and the ownership of assets, less stringent reporting obligations compared with other business structures. No requirement to make financial accounts publicly available. No audit requirement can be highly flexible. ठीक है, तो ये एडवांस, अब इसमें से कौन सा पॉइंट है जो नहीं समझ आ रहा? आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आइए डिसएडवांटेज जल्दी से गो थ्रू करें। ओनर Owner इज is personally liable for all debts. ऑल डेट, जो भी होगा नुकसान सबको उसको बेचारे को अकेले सहना पड़ेगा। फिर Personal property may be vulnerable for debts and other business लॉस liability. लॉस होगा तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी। फिर Sums of the capital are less likely to be available to a sole trader, leading to reliance on overdrafts and personal savings. May lead to long working hours without the normal employee recreation leave and other benefits. अब Maybe जाहिर है उनको अगर अगर पीक आवर्स भी है, ईद का वक्त है, तो उसको अकेले को ही सारा वर्कलोड उसी के ऊपर आएगा। फिर उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय रिक्रिएशन लीव है, यानी एम्प्लॉय सब जा रहे हैं लेकिन उसी को खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। maybe issues of continuity of a business in the event of death or illness of the अगर वो बीमार पड़ जाए तो भी उसकी दुकान बंद, अगर वो मर जाए तो भी उसकी दुकान, बिजनेस उसके बिहाइंड नहीं चल सकता, उसके बगैर नहीं चल सकता। नेक्स्ट, पार्टनरशिप्स। partnership occur when two or more people decide to run a business together. Examples include an accountancy practice, a medical practice, a legal practice. Partnerships are generally formed by the contract. Partnership agreements are legally binding and are designed to outline the proportionate amount of capital invested, allocation of profits between parties, the responsibilities of each of the parties, location of salary and procedures for dissolving the partnership. Some countries have the specific legislation for partnership. In the UK, the provisions of the Partnership Act 1890 apply where no partnership agreement exists. कोई बात जो नहीं समझ आ रही, क्लियर है? सो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। अच्छा, अब इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप भी है, फिर आगे लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये सब आपने खुद से पढ़ लेना है क्योंकि हम सब डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, और हम आज का अपना लेक्चर यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं, बस यहीं तक, बिकॉज इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास। हम बाकी अब कल से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मेरी जो स्ट्रैटेजी यूजुअली होती है वो मेरी कोशिश होती है कि एक क्लास में एक चैप्टर में कंप्लीट करवा लूं, बट चूंकि अभी आप लोग की इनिशियल 2-4 क्लासेस जो हैं वो कुछ इसी तरह से थोड़ा स्लो चलेंगी, क्योंकि आप लोग के मुझे फाउंडेशंस बिल्ड करने होंगे। तो वो फाउंडेशंस जैसे ही बिल्ड होंगे फिर हम डेली बेसिस पे हम अपना एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। 26 चैप्टर्स हैं हमारे पास, और कुल मिला के जो हमारा F3 का टाइम होता है, जो एक टाइम होता है जिसमें हमें कोर्स कंप्लीट करना होता है, वो 2.5 से 3 महीने का वक्त होता है, 2.5 मंथ्स, क्योंकि ये F3 जो है वो FA1 और FA2 के बाद F3 इज द फाइनल सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल। तो ये थोड़ा लेंदी होता है, F2 भी बहुत लेंदी होता है और F3 भी लेंदी होता है। तो 2.5 टू मैक्सिमम 3 मंथ्स, इससे ज्यादा हम कहानी आगे नहीं लेकर जाते। हमारी कोशिश होती है कि हम 2.5 मंथ्स में कंप्लीट करवा दें, और फिर 2.5 से 3 मंथ्स तक आपके टेस्ट मॉक्स ये सब चल रहे हो। तो 3 मंथ्स के बाद आपने ये पेपर दे देना है, हमारा इस तरह से टारगेट होता है, स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये पेपर अच्छा है, मजेदार है, क्यों? इस और इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर खासा हैवी पेपर होता है, और उसमें बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं,
और बहुत लेंदी होता है, F3 से भी ज्यादा लेंदी F2 का पेपर होता है। लेकिन F3 मजेदार होता है क्योंकि एक तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी चीजों से फेमिलियर भी होते हैं। और इस स्पेसिफिकली सब्जेक्ट में हम ज्यादातर रूल्स देख रहे होते हैं, स्टैंडर्ड्स जिनको कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS, हम वो देख रहे होते हैं। तो वो रूल्स जब हम सीख रहे होते हैं तो वो रूल्स भी बड़े मजेदार होते हैं, और उनको सिर्फ याद करना होता है और फिर उसको उसकी एप्लीकेशन सीखनी होती है। तो रूल्स हम देख रहे होंगे यहाँ पे ज्यादातर। तो इनशाला होपफुली ये सब्जेक्ट आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। और एम हाई, अभी से अपने दिमाग को एक स्कोर दें कि मुझे 92 लेकर आना है। पहले से टारगेट बनाए अपना कि ये मेरा टारगेट है, इतना तो मुझे करना ही करना है, ये तो होना ही होना, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। और अपना डेडलाइन, जो कोर्स कंप्लीशन और एग्जाम देने का डेडलाइन, वो भी सेट करें कि आपने 3 महीने बाद पेपर दे देना है। आज क्या तारीख है? आज है 12 मई। तो 12 जून, एक महीना हो जाएगा, 12 जुलाई और 12 अगस्त। 12 अगस्त के फौरन बाद यानी अगस्त के महीने में आपने ये पेपर दे के खत्म करना है। हफ्ते में हमारी 3 दिन क्लासेस हो रही होंगी, 2-2 घंटे की क्लास होगी, प्लस ये जो पेपर है हमारा, इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करें। लेकिन 2 मंथ्स मिनिमम तो लगेंगे ही लगेंगे, 2.5 तक तो मतलब लगता है जाता ही जाता। 26 चैप्टर्स हैं, अब आप 3 क्लासेस पर वीक के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लीजिए। अच्छा, मेरा मेरा ये होता है स्टाइल कि मैं कोशिश होती है कि एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करा। और मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि डेली बेसिस पे जो भी मैंने पढ़ाया, घर जाओ, आधा घंटा लगाओ, इस जहां तक मैंने पढ़ा है उसकी रीडिंग कर लो। चैप्टर रीडिंग इज मस्ट। सबसे पहले क्या जरूरी है? चैप्टर रीडिंग। चैप्टर रीडिंग मस्ट होती है। एक दफा तो आपने लाजमी पढ़ना है चैप्टर। क्लास में मैंने पढ़ाया, घर जाके आपने दोबारा से एक रीडिंग कर ली। और उस रीडिंग करते हुए आपने क्या किया? की डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लिए। की डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लिए, क्योंकि डेफिनेशंस तो एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में आ सकती है। जो बुकिश डेफिनेशंस हैं, जैसे ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन हो गई, बिजनेस की डेफिनेशन हो गई, LLP क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, वन लाइन में बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपने हाईलाइट कर ली। फिर उसके बाद अगर आप करें ये काम तो बेहद अच्छा होगा कि अपने नोट्स तैयार कर लो। चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 आज पढ़ा हमने, चैप्टर 1 का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, अब जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज था हमने क्लास में नहीं पढ़ा, बट एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ बुलेट्स बनाने, लाइक फॉर एग्जांपल एडवांटेज लिखा, डिसएडवांटेज लिखा, टॉपिक डाला, टॉपिक है फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर डाला, बुलेट डाला, एडवांटेज क्या है? वन मैन शो, इजी है, किसी को ना जवाब देने हैं ना कुछ, नो अकाउंटेबिलिटी, किसी को जवाब देनी नहीं है, जो करना है सारा का सारा प्रॉफिट आपका है। तो आपने एक एक बुलेट, एक एक वर्ड में ना एडवांटेज लिख ली, और एक एक वर्ड में डिसएडवांटेज लिख लिए। तो इससे फायदा पता है क्या होगा कि एग्जाम के करीब जब आपको चैप्टर 1 रिवाइज करना है, आपको पूरा चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ अपने बिल्कुल समराइज्ड ब्रीफ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेंगे एंड यू आर गुड टू गो। इसी तरह नोट्स में जब हम आगे चैप्टर्स पे जाएंगे तो रूल्स आएंगे, IAS आएंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। आपने उसका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा और उसके जो रूल्स हैं, 4-5 चीजें हैं वो आपने लिखी। तो अब इससे आपको क्या होगा? बहुत आसान हो जाएगा सब्जेक्ट की तैयारी करना। लेकिन ये तभी होगा जब आप साथ साथ करेंगे। आज क्लास ले ली, घर जाके आज आधे चैप्टर के नोट्स बना ली। अगर आपने छोड़ दिया, पाइल अप कर दिया, तो फिर आपको ये बहुत पहाड़ लगेगा। साथ साथ करते रहोगे तो आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद जो चैप्टर में जितने भी सम्स हैं जो मैं क्लास में करवाऊंगी और जो भी आपको होमवर्क के लिए दूंगी, वो सब आपने घर पे दोबारा रीडू करनी। क्या करनी है? लिख कर रीडू करनी। फिर उसके बाद कोई अगर चैप्टर में फॉर्मूला है तो वो भी आप नोट्स में लिख लोगे अपने।
फिर उसके बाद फाइनली एक होता है क्वेश्चन बैंक चैप्टर के बैक साइड पे, वो करना है। जब आप नोट्स कर लो, ये कर लो, पढ़ लिया, अच्छा ये सम्स भी दोबारा कर लिए, फिर क्वेश्चन बैंक चैप्टर के बैक साइड पे होते हैं, वो कर लिया। और फिर फाइनली रिवीजन किट उस पर्टिकुलर चैप्टर के सवाल कर। मैं बीपीपी फॉलो करती हूँ और यूजुअली बीपीपी ही रेकमेंड करती हूँ। तो आपने भी एक ही किताब पे फोकस करना है, बीपीपी। इसके अलावा कोई और चीज अगर आपको फोकस करना है तो आप अपने पोर्टल पे स्टडी हब पर जा सकते हैं और वहां से उस चैप्टर की चीजें कर सकते हैं। टेक वन चैप्टर एट अ टाइम, एक एक करके करो, एक एक करके करो, ठीक है। ज्यादा बर्डन अपने ऊपर मत लो, आज जितना किए बस आज उतना करके आ जाओ। कल की क्लास में फिर जो करेंगे वो करके आ जाओ। तो रोज हाफ एन आवर 45 मिनट्स भी आप अगर अपने F3 को दोगे तो मोर देन इनफ है। और फिर जिन दिनों हमारी क्लासेस नहीं होंगी तो उन दिनों जो कुछ भी किया है उसको रिवाइज करना है, रिविजन किट मेक श्योर करनी है कि कर लें। अगर उसमें कोई सवाल नहीं आ रहा तो वो आके पूछ लीजिएगा, क्वेरीज अपनी जमा करें, ठीक है। तो अगर आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे स्टडी की तो इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं चलेगा कब 2.5 महीनों के अंदर आपके इस कोर्स की तैयारी साथ साथ होती जाएगी। ये बिल्कुल स्ट्रेस वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ACCA प्लस इज स्मार्ट क्वालिफिकेशन, कभी भी ACCA आपको बर्डनाइज नहीं करता अगर आप स्मार्टली इसको लेकर चलो। तो स्मार्टली चलोगे तो आपके लिए आसान, स्मार्टली नहीं चलोगे तो एकदम से 1.5 10 पे आपके सर पे सवार होंगी चीजें, पहाड़ लगेंगी चीजें, ठीक है। तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। ना ख्याल रखें, जस्ट अ मिनट।